Good morning. It's a lovely day. 25 years of FICCI. We all here gathered. हमारे साथ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं और आज मुझे मौका मिला है. ये जिंदगी में मेरा सेकंड टाइम है जो मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूं. पहली बार मुझे मौका मिला था प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लेने के लिए और अब मुझे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का इनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला है. सर, मैं इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आई हैव बीन एन एक्टर और सर आप जो हैं वो पॉलिटिक्स के दुनिया के स्टार हैं. सर आप बताइए कोई ऐसी फिल्म जैसे कि मैं किसी पॉलिटिशियन को देखता हूं, कभी उनसे इंस्पिरेशन लेता हूं. सर आपके लिए कोई ऐसी फिल्म या कोई ऐसा इंसान हो जिसको आपने इन्फ्लुएंस किया हो आपके लीडरशिप के लिए, जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हो? देखिए, पहली बात तो यह है कि फिल्म्स जो हमको इन्फ्लुएंस करती है वो नॉट एज ए लीडर बट इट इन्फ्लुएंसेस हमारी जो संवेदनाएं होती है, जो एक ह्यूमन फीलिंग होता है हमारा, उसको फिल्म्स जो है वो एक प्रकार से प्रभावित करती है. तो ऐसे कई फिल्मों ने मुझे प्रभावित किया है. लेकिन जहां तक आप पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो एक फिल्म है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि उस फिल्म ने मुझे प्रभावित तो किया, लेकिन उस फिल्म ने मेरे लिए इतनी समस्याएं बढ़ाई, और वो फिल्म है नायक. हाँ, वो नायक फिल्म में अनिल कपूर जी एक दिन के चीफ मिनिस्टर बनके दिन भर में इतने काम कर देते हैं, तो मैं कहीं पर भी जाता हूं तो लोग मुझे कहते हैं नायक जैसा काम करो. देखो एक दिन में कितना उन्होंने कर दिया, कैसे एक दिन में उन्होंने दुनिया बदल दी. तो मुझे एक दिन अनिल कपूर जी मिल गए. मैंने उनको कहा क्यों बनाई हुई नायक, आप नायक और हम नालायक, ऐसा लोगों को लगने लग गया. एक दिन में इतनी सारी चीजें कैसे आपने कर दी उसके अंदर. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बेंचमार्क सेट करने का काम उसने किया है. बट अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मों ने एज ए ह्यूमन मेरी फीलिंग्स को शेप करने के लिए, मेरी इमोशंस को शेप करने के लिए, और हमेशा चूंकि कोई भी फील्ड ऐसा होता है कि जिस फील्ड में आप बार बार अगर कोई काम करते रहते हो तो कई बार आपकी इमोशंस जो है वो थोड़ी डीम होती है जी. थोड़ा आप यूज्ड टू हो जाते हैं. तो उन इमोशंस को जिंदा रखने का काम ये फिल्मों ने किया है. और मैं ऐसा मानता हूं कि फिल्म देखने के बाद मैं वही एक नॉर्मल आदमी बन जाता हूं जो मैं सालों से हूं. सर आपने जैसे बताया कि नायक फिल्म के अंदर अनिल कपूर जी एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं. सर अगर आपको मैं पूछूं कि एक दिन के लिए आप फिल्म के एक डायरेक्टर बन जाएं और फिल्म का नाम हो महाराष्ट्र, तो पहला सीन आप क्या पिक्चराइज करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर महाराष्ट्र पे फिल्म बनती है तो पहला सीन होगा जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ये राज्याभिषेक के लिए बैठे होंगे और इतने सालों की गुलामी के बाद फिर एक बार स्वराज्य का निर्माण, यही उसका पहला सीन होगा. तो सर मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा. जैसे बॉलीवुड में हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रियल हीरोज दिखते हैं, आपके हिसाब से पॉलिटिक्स के रियल हीरो कौन है? देखिए, आज अगर हम लोग भारत को अगर हम देखें तो भारत के इस पूरे पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमको रियल हीरो के रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं. और वो इसलिए दिखाई देते हैं कि ही हैज वॉक द टॉक. जो चीजें हम लोग कहते थे, भारत से गरीबी हटाओ का नारा ये लगातार लगता रहा, लेकिन 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम ये मोदी जी ने करके दिखाया. हम लोग फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से फर्स्ट 5 इकोनॉमी में आए. अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, जल्दी ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे. आज चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो एवीजीसी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत वर्ल्ड से कॉम्पीट कर रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा हम लोग जब छोटे थे तब से
हम कितने महान थे इसकी कहानियां सुनते आए, लेकिन हम महान कब बनेंगे ये हमको कोई बताता नहीं था. नाउ वी नो दैट वी आर ऑन द पाथ. 2047 में विकसित भारत, ये महान भारत का चित्र अब हमारे सामने है और उस चित्र को लाने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं. बहुत खूब सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. तो सर बताइए, आज ये फिक्की का प्रोग्राम है, तो इसके अंदर एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं सर आपको कि अगर आपको एक एलिवेटर पिच, यानी कि एक क्विक लेकिन जबरदस्त पिच देनी हो कोई इंटरनेशनल स्टूडियो को महाराष्ट्र में बिजनेस करने के लिए, तो वो पिच क्या, वो क्या बात आप उनको कहेंगे कि वो इंटरनेशनल स्टूडियो यहां आए? मैं उनको ऐसा कहूंगा कि महाराष्ट्र में इतनी बड़ी लीगेसी है कि हमने दादा साहब फाल्के से लेकर तो आज के कंटेंट क्रिएटर तक जो हमारी ओजी पोजीशन है वो कभी छोड़ी नहीं है. और इसलिए महाराष्ट्र ही ऐसी जगह है जो इन रियल सेंस एक एंटरटेनमेंट का कैपिटल है, ये कंटेंट का कैपिटल है. और इसलिए इफ somebody wants to come, somebody decides to come, they should come to महाराष्ट्र, क्योंकि यहां पर केवल इकोसिस्टम नहीं है, यहां पर वाइब्रेंसी है, यहां पर लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सिनेमा को जिया है, जिन्होंने सिनेमा के जो अलग अलग एंगल्स होते हैं, सिनेमा में जो अलग अलग रोल्स होते हैं, बिहाइंड द सीन जो रोल्स होते हैं, इन सबको जीने वाली पीढ़ियां ये महाराष्ट्र में मौजूद है. इसलिए आप महाराष्ट्र आइए, ये मैं पिच करूंगा. सर मैं एक और बात पूछना चाहूंगा सर, मैं मराठी सिनेमा का बहुत बड़ा फैन हूं सर. मैं समझता हूं जिसका मतलब स्क्रीन प्ले, स्टोरी, मराठी सिनेमा की जो स्क्रीन प्ले स्टोरीज और जो किस्म के मुद्दे उठाते हैं, मैं ज्यादा करके जगहों पे नहीं देखता. आई थिंक दे आर द वन ऑफ द बेस्ट. सर तो मैं ये जानना चाहूंगा सर, जेन जी में इसे पॉपुलर बनाने का आपका कोई प्लान है कि इसको कैसे पॉपुलर बनाया जाए? और दैट्स इट सर. नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा. और मैं आपको कहना चाहता हूं कि मराठी फिल्म ये इतनी ताकतवर क्यों है. इसका एक कारण है कि मराठी थिएटर ने इसको ताकतवर रखा है. आज भी अगर हम देखें तो देश में जो हमारे भाषाई थिएटर्स है, चाहे वो हिंदी हो या अलग अलग भाषाओं के थिएटर्स हो, इसमें कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा एक ऐसा लगता है कि समहाउ दे आर, मतलब उनकी शीन थोड़ी कम हो रही है, ऐसा हमको ध्यान में आता है. पर मराठी थिएटर इतना इनोवेटिव रहा है कि उसने मुझे ऐसा लगता है कि एक क्रिएटिविटी की या अभिव्यक्ति की जो मिसाल मराठी थिएटर ने कायम की. और आज भी आप देखिए मराठी जो हमारे ऑडियंस भी है वो भी बड़ा वाइब्रेंट ऑडियंस है. आज भी महाराष्ट्र में इतने मराठी नाटक तैयार होते हैं और उन नाटकों को देखने के लिए आज भी भीड़ लगती है. हाउसफुल नाटक चलते हैं. कई लोगों ने तो 10-10 हजार शोज का वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया हुआ है. तो ये जो चीजें हैं, इसके कारण वही क्रिएटिविटी आज हमको मराठी फिल्म में भी देखने को मिलती है. और आपने जो कहा तो मुझे ऐसा लगता है कि आप देखिए नटरंग जैसा एक फिल्म आती है, या पुरानी जो थीम्स है उसके ऊपर फिल्म, अभी दशावतार का एक ये चल रहा है थिएटर में भी, नए मतलब जो बहुत ओल्ड इस प्रकार के सखाराम बाइंडर जैसा एक शो अगर शुरू हो जाता है तो उसको जेनजी भी मराठी की ये लाइक कर रही है. आज उसके ऊपर लोगों को वो चीजें पसंद आ रही है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मराठी ऑडियंस है, स्पेशली जेनजी जो है, ये अभी फिल्मों से जुड़ रहा है. देखिए एक ये जो क्रिएटिविटी बड़े पैमाने पर जो मराठी में हमको दिखाई पड़ती है, उसमें निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि उसको आज मतलब एक समय ऐसा था कि हमारे मराठी फिल्म्स को कई बार थिएटर मिलने में तकलीफ होती थी और कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म आ जाए तो मराठी फिल्म का रिलीज रोकना पड़ता था. पर आज ऐसी स्थिति है कि एक ही दिन 2 मराठी फिल्में रिलीज होती है और दोनों ब्लॉकबस्टर हो रही है, दोनों बिल्कुल लोगों को पसंद आ रही है. तो ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है और हम भी एज अ गवर्नमेंट हमारा भी ये प्रयास है कि हम लोग मराठी फिल्म इंडस्ट्री को मदद करें. इसलिए
कई योजनाएं भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से हम चला रहे हैं कि जिससे हमारी मराठी फिल्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिले। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा मंत्र मुझे दिया है। देखिए, हमने कोई बहुत स्पेसिफिक एफर्ट टू कनेक्ट जेनजी विथ मराठी फिल्म्स हमने नहीं किया है, और आज आपने मुझे एक नया मंत्र दिया है, हाउ टू कनेक्ट जेनजी टू मराठी फिल्म्स। अब इसके ऊपर मैं वर्क करूंगा। बहुत बढ़िया सर। आप महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, सो यू नो द डार्क साइड ऑफ महाराष्ट्र। आपको ऐसे ऐसे सीक्रेट्स पता है महाराष्ट्र के, अबाउट वेदर क्राइम, एवरीबडी, द पुलिस रिपोर्ट्स टू यू, आपको सब पता है अंदर महाराष्ट्र में क्या क्या कहां क्या हो रहा है। तो सर, एक मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा कि आप फिल्में देखते हैं? बिल्कुल देखता हूं। तो सर मुझे बताइए सर कि फिल्में जो है वो क्राइम को कॉपी कर रही है या क्राइम है वो फिल्मों को कॉपी कर रहा है? आप अंदर की बात जानते हो, आप ही को ये बात पता है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि क्राइम फिल्मों से आगे निकल गया है, क्योंकि क्राइम फिल्मों से आगे निकल गया है। बिल्कुल। देखिए, जब तक स्ट्रीट क्राइम था तो स्ट्रीट क्राइम में लोग फिल्मों को कॉपी करते थे। लोगों को ऐसा लगता था कि फिल्म में अगर कोई बड़ा गुंडा दिखता है तो वो जिस क्रिमिनल माइंडेड लोग उस प्रकार का गुंडा, थोड़ा हीरोइक गुंडा बनने की कोशिश करते थे, रॉबिन हुड बनने की भी लोग कोशिश करते थे। लेकिन अब जो है ये साइबर क्राइम का जमाना है, और ये साइबर क्रिमिनल्स इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं कि आज हम लोगों के सामने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ये साइबर क्रिमिनल्स ने खड़ा किया है। हालांकि उसका जवाब भी टेक्नोलॉजी में ही है, और हमने वो टेक्नोलॉजी को तैयार किया है। तो मुझे अब लगता है कि आने वाली फिल्मों में हमारे जो हीरोज है, ये हीरोज साइबर वॉर को एक प्रकार से जीतने वाले हीरोज बनने चाहिए। वो साइबर वॉर को या साइबर क्राइम को रोकने वाले हीरोज, ये हमको देखने को साइबर क्राइम पे फिल्म बनानी चाहिए। बिल्कुल बनानी चाहिए, क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से साइबर क्राइम का एक आक्रमण हमारे ऊपर हो रहा है, आज मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी जो पुलिस फोर्स है, उस पुलिस फोर्स में हमको पूरा ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ रहा है। हमारी पुलिस फोर्स को अब ये ध्यान में लाना पड़ रहा है कि नाउ स्ट्रीट क्राइम ये बहुत आसान चीज है, इसको पकड़ना वगैरह। अभी सीसीटीवी नेटवर्क है, एआई एनेबल्ड सीसीटीवी है, वो फेस रिकॉग्निशन कर देते हैं, तो हर चीज का एविडेंस मिल जाता है। लेकिन ये जो डिजिटल क्राइम अभी हो रहा है, डीप फेक्स हो रहे हैं, फिशिंग हो रहा है, लोगों को फाइनेंशियल फ्रॉड्स में अटकाया जा रहा है, सेक्सटॉर्शन हो रहा है, ये बड़े भयानक क्राइम है जिसको अभी तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री उस तरीके से शोकेस नहीं कर पाई है। तो मैं मानता हूं कि इसके ऊपर फिल्म भी बननी चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात जन जागृति है। आपने अक्षय जी खुद इसकी शुरुआत की है। आपने जन जागृति में बहुत बड़े पैमाने पर अवेयरनेस निर्माण करने के लिए कई कैंपेन्स आपने हमारे साथ भी किए हैं, अलग से भी आपने कई कैंपेन्स किए। तो मुझे लगता है कि चूंकि फिल्म्स दे आर द बेस्ट कम्युनिकेटर्स। फिल्म जो कम्युनिकेट करती है, जो एक भावना को तैयार करती है, वो जो उसका पावर है, उस पावर को अब अनलीश करने के लिए मुझे लगता है कि फिल्मों को अब ये जो डिजिटल वॉरफेयर चल रहा है, इसमें भी फोकस करना चाहिए। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं सर, मैं एक फिल्म कर रहा हूं जिसमें मैं एक नेगेटिव रोल कर रहा है, तो करूं या नहीं करूं? अभी मैं विचार कर रहा हूं, क्योंकि वो एक नेगेटिव फिल्म, मतलब मैं एक रोल कर रहा हूं जिसके पिक्चर का नाम ही है हैवान। तो मैं, लेकिन उसमें ये है कि मैं हार जाता हूं। हैवान जो है वो हार जाता है, तो कर लेना चाहिए। ठीक है, आपके हिसाब से बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि देखिए, मैं तो ऐसा कहता हूं कि आपके जैसे वर्सेटाइल एक्टर ने हर रोल करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी एक्टर के लिए व्हाट इज अकम्प्लिशमेंट, तो हर प्रकार के रोल करना, और हर रोल में मतलब कई हमने ऐसी पिक्चर भी देखी है ना कि जिसमें हालांकि विलन आखिरी में हार जाता है,
लेकिन कई बार विलन हीरो से ज्यादा इम्पैक्ट छोड़कर चला जाता है, तो वो दैट इज क्रिएटिविटी। तो मुझे लगता है कि आपने करनी चाहिए, लेकिन ज्यादा फिल्में आप हीरो करके करिए, ये दूसरी लाइन मत नहीं, पकड़िए। मेरा एक मन किया कि मैं एक नेगेटिव रोल करूं तो इसलिए मैं कर रहा हूं, नहीं तो ज्यादा करके तो सारी फिल्में मैं हीरो के और तौर से ही करता हूं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर इनसाइट अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री। थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग पेशेंट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू अक्षय जी, थैंक यू वेरी मच।